हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इन्वायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 3। फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर और सनलाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट में ट्रीज़ रहते हैं, ठीक है। ट्रीज से इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट से बर्ड रहते हैं, बर्ड से एनिमल रहते हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ में बर्ड्स रहते हैं, ट्रीज़ में इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट को फीड करते हैं बर्ड को एनिमल्स फीड करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। साथ ही सबको सनलाइट, वाटर, एयर और सॉइल की ज़रूरत होती है। इन रिलेशनशिप का स्टडी इकोलॉजी है। अब है ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड ग्रीक के दो वर्ड से बना है। फर्स्ट है ओइकस, जो हाउस या जिसका मतलब है हाउस या होम, ठीक है। लोगोस का मतलब है स्टडी और नॉलेज, इसीलिए इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ द होम, यानी ऑर्गेनिज्म जिस नेचुरल इन्वायरमेंट को अपना होम मानते हैं उसका स्टडी। अब है इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की का मतलब है इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्मॉलेस्ट लेवल से लार्जेस्ट लेवल तक अरेंज करना। जैसे आप लोगों के बुक में दिया हुआ है इंडिविजुअल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम तैयार होता है, इकोसिस्टम से बायो, फिर बायोम से बायोस्फीयर। मतलब एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल मिला के पॉपुलेशन तैयार होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन मिला के एक कम्युनिटी तैयार होता है, बहुत सारे कम्युनिटी मिला के एक इकोसिस्टम तैयार होता है। अब एक इकोसिस्टम बहुत सारे मिला के बायोम तैयार होता है, ऐसे ही बायोस्फीयर भी तैयार होता है, ठीक है। तो जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में ओकोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी के रूप में एक्सप्लेन किया। टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। अब है पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ठीक है, इसको पॉपुलेशन कहते हैं। इंडिविजुअल एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन जो एक एरिया में टुगेदर रहती है, एक साथ रहती है और इंटरैक्ट करती है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। अब इकोसिस्टम किसको कहते हैं? कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ठीक है। बायोम, लार्ज जियोग्राफिकल रीजन जहाँ क्लाइमेट और डोमिनेंट वेजिटेशन ब्रॉडली सिमिलर होती है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, अर्थ का वो टोटल जोन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप एक रिलेटिवली लार्ज एरिया का ओवरऑल नेचुरल और ह्यूमन मेड अपीयरेंस होता है। इसमें लैंड फॉर्म्स, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, सॉइल, क्लाइमेट और ह्यूमन एक्टिविटीज सब मिलकर एक पर्टिकुलर विजुअल और इन्वायरमेंट कैरेक्टर क्रिएट करती है, ठीक है। अब इसमें आते हैं माउंटेन्स आते हैं, माउंटेन में फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में रिवर होते हैं। तो ये सब जो है ये सब लैंडस्केप के ऊपर तैयार होते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ द टर्म लैंडस्केप। लैंडस्केप वर्ड ओरिजिनली डच वर्ड लैंडस्केप से रिलेटेड माना जाता है। लैंड का मतलब एरिया या ज़मीन, ठीक है। स्केप मतलब कंडीशन और फॉर्म। बाद में ये टर्म इंग्लिश में लैंडस्केप के फॉर्म में यूज़ होने लगा। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट वो नेचुरल प्लेस और इन्वायरमेंट है जहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहता है, फूड लेता है, रिप्रोड्यूस करता है और सरवाइव करता है। हैबिटेट ऑर्गेनिज्म को बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, स्विचेबल टेम्परेचर, स्पेस, ठीक है। जैसे फिश जो है वो पॉन्ड या रिवर में रहती है। नेक्स्ट कैमल डेजर्ट में रहते हैं, टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं। अब है हैबिटेट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड हैबिटेट से आया है, जिसका मीनिंग है टू इनहैबिट या टू ड्वेल, यानी किसी प्लेस पर रहना। इंग्लिश में हैबिटेट का मीनिंग किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल लिविंग प्लेस हो गया। अब है इकोजोन। इकोजोन अर्थ का एक लार्ज जियोग्राफिकल रीजन होता है जहां ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, जियोग्राफी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ब्रॉडली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। इकोजोन का एरिया बायोम से भी काफ़ी लार्ज हो सकता है। एक इकोजोन के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम और बायोम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडो मलायन इकोजोन में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लार्ज पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जहां रिलेटेड बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल
कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तो इकोजोन का मतलब होता है बहुत बड़ा जियोग्राफिकल रीजन जहां ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है। अब इकोजोन टर्म इकोलॉजिकल जोन का शॉर्ट एंड फॉर्म है, तो इको प्लस जोन, ठीक है। तो इको का मतलब होता है इकोलॉजी या इन्वायरमेंट और जोन का मतलब होता है जियोग्राफिकल रीजन। मॉडर्न बायोजियोग्राफी में इकोजोन्स का यूज़ लार्ज बायोजियोग्राफिकल रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। नेक्स्ट है इकोजोन ऑफ इंडिया। तो इकोजोन ऑफ इंडिया में आते हैं, इंडिया में क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, रेनफॉल और सॉइल बहुत डिफरेंट है। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं, फ्रॉम हाई माउंटेन्स एंड डेजर्ट टू फॉरेस्ट, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। तो फर्स्ट में है ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में मेनली लद्दाख और एडजॉइनिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में मिलते हैं। यहाँ क्लाइमेट बहुत कोल्ड और ड्राई होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए वेजिटेशन स्पार्स होती है। अब यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, अल्पाइन ग्रासेस, स्मॉल श्रब्स, जूनिपर और लिचेंस। एनिमल में स्नो लिपर्ड, याक, टाइबेटन, वाइल्ड एस, यांग, ब्लू शेप और मैरमर्ड। नेक्स्ट है हिमालयन रीजन। हिमालयन इकोसिस्टम इंडिया के नदर्न माउंटेन रीजन में है। ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर, वेजिटेशन और एनिमल लाइफ चेंज होती है। लोअर एरियाज में फॉरेस्ट मिलते हैं, वाइल हायर एरियाज में कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मियाडोज और इवेंचुअली स्नो कवर्ड एरियाज मिलते हैं। प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं पाइन, डिओडर, फिर, ओक, रोडोडेंड्रन और अल्पाइन ग्रासेस। एनिमल्स पाए जाते हैं हिमालयन, ब्लैक बियर, स्नो लिपर्ड, मस्क, डियर, याक, रेड पांडा और मेनी माउंटेन बर्ड्स। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को मेनली थार डेजर्ट कहा जाता है। ये मोस्टली राजस्थान में और कुछ एडजॉइनिंग एरियाज में मिलते हैं। क्लाइमेट हॉट और ड्राई होता है और रेनफॉल वेरी लो एंड इरेगुलर होती है। अब यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं थॉर्नी बशेस, कैक्टस लाइक प्लांट्स, खेजरी ग्रासेस और अकाशिया। एनिमल्स पाए जाते हैं कैमल, चिनकारा, डेजर्ट फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेप्टाइल्स और रोडेंट्स। नेक्स्ट है सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन डेजर्ट से थोड़ा वेटर होता है, मतलब वेट क्लाइमेट होता है यहाँ का, लेकिन रेनफॉल फिर भी लिमिटेड और इरेगुलर होती है। ये डेजर्ट और वेटर ग्रासलैंड और फॉरेस्ट एरियाज के बीच का ट्रांजिशन रीजन समझा जा सकता है। यहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं ग्रासेस, थॉर्नी श्रब्स, अकाशिया, बाबुल और ड्राउट रेसिस्टेंट वेजिटेशन। एनिमल पाए जाते हैं ब्लैक बग, चिनकारा, वुल्फ, नीलगाय, फॉक्स और वेरियस तरीके के बर्ड्स। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडिया के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी के पैरेलल माउंटेन्स की लॉन्ग चेन है। यहाँ रेनफॉल जनरली हाई होती है, स्पेशली वेस्टर्न स्लोप्स पर, इसीलिए यहाँ डेंस फॉरेस्ट और वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ये इंडिया के इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ प्लांट पाए जाते हैं एवरग्रीन ट्रीज, बैम्बू, टीक, मेडिसिनल प्लांट और मेनी एंडेमिक स्पीसीज। एनिमल्स पाए जाते हैं लायन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी तार, एलिफेंट्स, टाइगर, लीपर्ड और मेनी बर्ड्स और एम्फीबियंस। नेक्स्ट है डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला इंडिया के सेंट्रल और सदर्न प्लेटू रीजन का लार्ज पार्ट कवर करता है। यहाँ रेनफॉल रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। लार्ज एरियाज में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट और ग्रासलैंड मिलते हैं। यहाँ प्लांट पाए जाते हैं टीक, सैलिन स्विचेबल एरियाज, बैम्बू, सैंडलवुड, ड्राई डेसिडुअस ट्रीज एंड ग्रासेस। एनिमल्स पाए जाते हैं टाइगर, लेपर्ड, गौर, एलिफेंट, डियर, वाइल्ड बोर और मेनी बर्ड्स। नेक्स्ट है गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के अराउंड लोकेटेड ब्रॉड, फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन है। रिवर के कारण यहाँ फर्टाइल एलुवियल सॉइल और वाटर अवेलेबिलिटी हाई है। नेचुरल वेजिटेशन के साथ एग्रीकल्चर ने लैंडस्केप को स्ट्रांगली चेंज किया है। यहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड, wetland, vegetation trees such as shisham and other riverine plants. Animals पाए जाते हैं गैंगेटिक रिवर, डॉल्फिन, घड़ियाल, फिश, टर्टल्स, बर्ड्स और मेनी वेटलैंड स्पीसीज। नेक्स्ट है भाबर। तो इसमें भाबर आता है
भाबर हिमालय के फुट हिल्स के एक अलोंग एक नैरो बेल्ट है। यहाँ रिवर्स माउंटेन से नीचे आते वक्त पेबल्स, स्टोन्स एंड कोर्स सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। सॉइल हाईली पोरस होती है, इसीलिए रिवर का सरफेस वाटर कई प्लेसेस पर ग्राउंड के अंदर डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है तेराई। तेराई रीजन भाबर के साउथ में लोकेटेड है। भाबर में जो वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है वो तेराई में सरफेस के पास वापस आ सकता है, इसीलिए तेराई एरिया वेट, मार्शी और वाटर रिच होता है। यहाँ डेंस ग्रासेस, फॉरेस्ट और वेटलैंड्स मिलते हैं। यहाँ पे टॉल ग्रासेस, सैल फॉरेस्ट, नीड्स रीड्स एंड वेटलैंड प्लांट्स पाए जाते हैं। एनिमल में एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस, डियर, स्वैम डियर एंड मेनी बर्ड्स। नेक्स्ट है भंगर। भंगर ओल्ड एलुवियल सॉइल का रीजन है। ये फुट प्लेन के कॉम्पेरेटिवली हायर एरियाज में मिलते हैं और जनरली हर साल फ्लड से कवर नहीं होता। इसकी सॉइल ओल्ड डिपॉजिट से बनी होती है और कई प्लेसेस पर कंकड़ मिल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है खादर। खादर न्यू एलुवियल सॉइल है जो रिवर्स के फ्लड के बाद बार बार डिपॉजिट होती रहती है। ये यूजुअली फ्लड प्लेन के लोअर एरियाज़ में मिलती है। फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट की वजह से खादर की सॉइल जनरली फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोस्टल रीजन। इंडिया का कोस्टल इकोसिस्टम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अलोंग मिलता है। यहाँ बीचेस, एस्टुअरीज, लैगून्स, मैंग्रोव, सॉल्ट मार्शेस और कोरल इकोसिस्टम जैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे प्लांट्स में पाए जाते हैं कोकोनट, मैंग्रोव्स, पाम, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। एनिमल्स में पाए जाते हैं फिश, क्रैब्स, टर्टल्स, डॉल्फिन्स, कोस्टल बर्ड्स और अदर मैरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हाई रेनफॉल हिल्स, वैलीज, रिवर्स और डेंस फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट वेजिटेशन मिल सकती है। यहाँ प्लांट में पाए जाते हैं बैम्बू, केन, एवरग्रीन ट्रीज, ऑर्चिड्स, फर्न एंड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। एनिमल्स में पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोसेरस, एलिफेंट, हुलॉक गिबन, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा और मेनी बर्ड्स। नेक्स्ट है इंडियन आइलैंड। इंडिया के मेन आइलैंड इकोसिस्टम में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप इम्पॉर्टेंट है। आइलैंड में फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, बीचेस, लैगून्स और मैरीन इकोसिस्टम मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैंग्रोव एंड कोरल लीव्स पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में कोरल लीव्स, लैगून्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं कोकोनट, मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन और एनिमल्स पाए जाते हैं सी टर्टल, कोरल ऑर्गेनिज्म, फिश, क्रैब्स, डॉल्फिन्स एंड मेनी बर्ड्स। अब नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीशे। इकोलॉजिकल नीशे का मतलब है नेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का रोल, पोजीशन और वे ऑफ लिविंग। इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो क्या खाता है, किस टाइम एक्टिव होता है, किस टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, किस स्पीसीज़ के साथ इंटरैक्ट करता है, इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है। तो हैबिटेट जो है वो ऑर्गेनिज्म का घर है, नीचे जो है वो उस घर में ऑर्गेनिज्म का रोल और लाइफस्टाइल देखता है। अब है नीचे वर्ड ओरिजिनली फ्रेंच वर्ड नीचर से रिलेटेड है, जिसका मीनिंग है टू नेस्ट या रहने की जगह। इकोलॉजी में बाद में इसका मीनिंग एक्सपैंड होकर ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल पोजीशन और रोल तक हो गया है। अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नीशे। इंपॉर्टेंट टाइप्स है फंडामेंटल नीशे, रियलाइज्ड नीशे, हैबिटेट और स्पेशल नीशे, ट्रॉफिक नीशे, मल्टीफैक्टर और हाइपर वॉल्यूम नीशे। फर्स्ट फंडामेंटल नीशे। फंडामेंटल नीशे वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ कंडीशन एंड रिसोर्सेज है जिसमें कोई स्पीसीज थ्योरेटिकली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है अगर कंपटीशन, प्रेडेटर्स और अदर बायोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल मान लो एक बर्ड फॉरेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड और नेस्टिंग साइट्स यूज़ कर सकता है। अगर उसको कोई कॉम्पिटिंग बर्ड रेस्ट्रिक्ट ना करे तो उसका पॉसिबल कंप्लीट रिसोर्स यूज रेंज फंडामेंटल नीशे होगा।
नेक्स्ट है रियलाइज नीशे। रियलाइज नीशे वो एक्चुअल रेंज है जहाँ स्पीसीज रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है। कंपटीशन, प्रेडेटर्स, लिमिटेड फूड, डिजीज और अदर फैक्टर्स की वजह से रियलाइज नीशे यूजुअली फंडामेंटल नीशे से स्मॉलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्ड थियोरेटिकली फॉरेस्ट के पूरे एरिया में फूड ले सकता है, लेकिन अगर अनदर बर्ड सेम फूड के लिए कॉम्पीट करता है तो पहला बर्ड फॉरेस्ट के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में फूड सर्च करता है, वही एक्चुअल एरिया उसका रियलाइज नीशे है। नेक्स्ट है हैबिटेट और स्पेशियल नीशे। हैबिटेट और स्पाटियल नीशे में ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्पेस या लोकेशन को फोकस किया जाता है। ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के किस पार्ट में रहता है। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेस्ट में डियर जो है वो ग्रासेस लेता है, ग्रासेस खाता है। बर्ड्स जो है वो ट्री का कैनोपी एंड अर्थवॉर्म सॉइल में रहता है, फिश पॉन्ड में रहता है। तो इन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फिजिकल लोकेशन उनके स्पेशियल नीशे को शो करते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉफिक नीशे। ट्रॉफिक नीशे ऑर्गेनिज्म के फूड और फीडिंग रोल से रिलेटेड होता है। इसमें देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, किससे एनर्जी लेता है और फूड चेन में किस ट्रॉफिक लेवल पर है। फॉर एग्जांपल, ग्रास जो है वो ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर से फ्रॉग खाता है, ग्रास हॉपर को फिर स्नेक फ्रॉग को खाता है, ईगल स्नेक को खाता है। तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक जो है वो हायर लेवल का हायर लेवल कंज्यूमर है। हर ऑर्गेनिज्म का फूड और फीडिंग रोल उसका ट्रॉफिक नीशे एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर और हाइपर वॉल्यूम नीशे। मल्टी फैक्टर नीशे या हाइपर वॉल्यूम नीशे में स्पीसीज के नीशे को एक साथ मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पर स्टडी किया जाता है। सिर्फ एक फैक्टर जैसे टेम्परेचर नहीं देखा जाता, मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर, वाटर, फूड, लाइट, सोइल, स्पेस, सैलिनिटी, कंपटीशन, इन सब कंडीशन का कंबाइंड रेंज स्पीसीज के हाइपर वॉल्यूम नीशे को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ट्राउट फिश को स्विचेबल टेम्परेचर, क्लीन ऑक्सीजन, रिच वाटर, पर्टिकुलर फूड अवेलेबिलिटी और स्विचेबल हैबिटेट चाहिए। इन सब कंडीशन को टुगेदर स्टडी करना उसका मल्टी फैक्टर या हाइपर वॉल्यूम नीशे समझने का एग्जाम्पल है। तो हाइपर वॉल्यूम नीशे जो है वो स्पीसीज के लिए स्विचेबल सभी इंपॉर्टेंट कंडीशन का कंबाइंड रेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इंक्लूडेड है जो अबायोटिक में नहीं आते, जो बायोटिक रहते हैं। बायोस्फीयर में लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर के वही पार्ट्स इंक्लूड होते हैं जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का लाइफ जोन या लिविंग वर्ल्ड है। अब नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द टर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है। बायो मतलब लाइफ, स्फेयर मतलब स्फेरा मतलब स्फेयर, ठीक है, अर्थ लाइक राउंड रीजन। तो एडवर्ड स्वेस एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट ने 1875 में बायोस्फीयर टर्म इंट्रोड्यूस किया था। बाद में व्लादिमीर वेर्नाड्स्की ने बायोस्फीयर के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को डेवलप और एक्सप्लेन करने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो टर्म बायोस्फीयर है वो इंट्रोड्यूस किया था एडवर्ड स्वेस 1875 में। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के लाइफ सपोर्टिंग पार्ट इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिश वाटर में रहती है, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। नेक्स्ट, सन ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम के लिए मेन एनर्जी सोर्स है। प्लांट सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच कंटिन्यूअसली साइकिल करते हैं। बायोस्फीयर में बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज और इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट फूड प्रोवाइड करता है, हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करता है और डिकम्पोजर डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। बायोस्फीयर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। अब है
इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ पर लाइफ को मेंटेन और सपोर्ट करते हैं। ये ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर, ऑक्सीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, मेडिसिन, शेल्टर, डिफरेंट इकोसिस्टम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोस्फीयर के इकोसिस्टम पॉलिनेशन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रेंट साइक्लिंग, वाटर प्योरिफिकेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन जैसे प्रोसेसेस भी सपोर्ट करते हैं। मतलब बायोस्फीयर के बिना अर्थ पर नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होती। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब है नेचर और इकोसिस्टम से ह्यूमंस को मिलने वाले यूजफुल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट ह्यूम फूड, मेडिसिन, क्लियर एयर, वाटर रेगुलेशन और रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है। मेन एग्जाम्पल है फूड, मेडिसिन, क्लीन वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, पॉलिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, रिक्रिएशन। तो नेचर जो बेनिफिट्स हमें देती है वो इकोसिस्टम सर्विसेज है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। इसमें डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम इंक्लूडेड है। अब बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल और फंक्शनल बनाने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल बीज पॉलिनेशन करती है, प्लांट फूड प्रोवाइड करते हैं और डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। नेचुरल इकोसिस्टम क्लाइमेट को रेगुलेट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करके कार्बन को ट्रीज, रूट्स और सॉइल में स्टोर करते हैं। वेजिटेशन वाटर वेपर रिलीज करती है और लोकल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को इन्फ्लुएंस करती है। ओशन भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और कार्बन एब्जॉर्ब करके अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब फॉरेस्ट और ओशन क्लाइमेट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अब है फूड एंड मेडिसिन। बायोस्फीयर से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड मिलता है। फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फिश, हनी, नट्स, स्पीसीज। नेचुरल इकोसिस्टम मेडिसिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मेनी यूजफुल मेडिसिन कंपाउंड प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर नेचुरल सोर्सेज से डिस्कवर हुए हैं। फॉर एग्जांपल नीम, टर्मेरिक और अदर मेडिसिनल प्लांट ट्रेडिशनली हेल्थ केयर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक वैल्यू। ये नेचुरल इन्वायरमेंट हमें ब्यूटी, इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट, माउंटेन, बीचेस, लेक्स और वाइल्ड लाइफ एरियाज टूरिज्म और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हाइकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, नेचर वॉक्स। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब है नेचर की ब्यूटी से हमें इंजॉयमेंट और इंस्पायरेशन मिलना। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और फॉरेस्ट की ब्यूटी टूरिज्म और रिलैक्सेशन के लिए वैल्यूएबल है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। लिविंग कंपाउंड में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। और नॉन लिविंग कंपोनेंट में सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल एक्सेट्रा। अब इकोसिस्टम टर्म ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टैंसली ने 1935 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने इकोसिस्टम को ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट को एक कॉम्बाइंड सिस्टम के रूप में समझने पर फोकस किया है। अब इकोसिस्टम को उनके साइज और एरिया के बेसिस पर डिफरेंट लेवल्स में समझा जा सकता है। फर्स्ट है माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल। ये बहुत स्मॉल एरिया में होता है और लिमिटेड ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल पॉन्ड, ट्री के अंदर का स्मॉल इकोसिस्टम, रॉटिंग लॉग के अराउंड का इकोसिस्टम। नेक्स्ट है मेसो इकोसिस्टम। ये माइक्रो से बड़ा और बायोम से छोटा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। इसमें एक रिलेटिवली लार्ज लोकल एरिया और उसके साथ डिफरेंट हैबिटेट्स या इकोलॉजिकल कम्युनिटीज इंक्लूडेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लार्ज लेक इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट एरिया, एक वेटलैंड रीजन। नेक्स्ट है बायोम। बायोम बहुत लार्ज जियोग्राफिकल
इकोलॉजिकल रीजन होता है जहाँ क्लाइमेट और डोमिनेंट वेजिटेशन ब्रॉडली सिमिलर होती है। एक बायोम के अंदर मेनी इकोसिस्टम हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, तुंद्रा बायोम, बोरियल फॉरेस्ट बायोम। नेक्स्ट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब है इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस के बाद अपनी नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन या रिकवर करने की एबिलिटी। मतलब अगर इकोसिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आए जैसे ड्राउट, फ्लड, फायर, डिजीज या ह्यूमन एक्टिविटी, तो इकोसिस्टम कितनी अच्छी तरह से उस डिस्टर्बेंस को टॉलरेट करता है और बाद में रिकवर करता है, ये उसकी स्टेबिलिटी बताता है। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में आग के बाद अगर प्लांट दोबारा ग्रो करता है, एनिमल्स रिटर्न करते हैं और इकोसिस्टम ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस इकोसिस्टम में गुड स्टेबिलिटी या रेजिलियंस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को समझने के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज ज़्यादा है तो इकोसिस्टम जनरली डिस्टर्बेंसेस को बेटर हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉरेस्ट में एक प्लांट स्पीसीज डिजीज या डैमेज हो जाए तो अदर प्लांट स्पीसीज इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्लांट जो है वो हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से डिकम्पोजर। अगर एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज डिसअपियर हो जाए तो फूड वेब के अदर ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस रिलेशनशिप इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल फूड चेन की कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स फूड वेब इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट मोर फ्लेक्सिबल बना सकता है। अगर एक फूड सोर्स कम हो जाए कुछ एनिमल ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर न्यूट्रिएंट्स का कंटिन्यूस रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को फंक्शनिंग मेंटेन करने में हेल्प करता है। डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट साइकिल में रिटर्न करते हैं। जैसे डेड मैटर जो है वो डिकम्पोजर खाते हैं, डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, न्यूट्रिएंट फिर प्लांट लेते हैं। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा आई थिंक। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होने पर इकोसिस्टम कुछ डिस्टर्बेंसेस के लिए मोर वल्नरेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोकल्चर फार्मिंग में एक डिजीज पूरी क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। टेम्परेचर, रेनफॉल, ड्राउट, फ्लड्स और एक्सट्रीम वेदर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म ड्राउट से वाटर अवेलेबिलिटी और प्लांट ग्रोथ डिक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकती है। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, एक्सेसिव हंटिंग, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिफॉरेस्टेशन से हैबिटेट लॉस और सॉइल इरोजन दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेजिव स्पीसीज। नॉन नेटिव स्पीसीज होती है जो न्यू एरिया में रैपिडली स्प्रेड होकर नेटिव स्पीसीज को कम्पीट या रिप्लेस कर सकती है। इससे फूड वेब और इकोसिस्टम बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। आई थिंक इतने एग्जाम्पल इसके लिए भी काफ़ी होगा। नेक्स्ट है बायोम। तो बायोम अर्थ का एक बहुत बड़ा नेचुरल इकोलॉजिकल रीजन होता है जहाँ क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन ब्रॉडली सिमिलर होते हैं। इसी वजह से उस रीजन में सिमिलर टाइप्स के एनिमल भी मिलते हैं। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉरेस्ट, रिवर्स, पॉन्ड्स और स्मॉल इकोसिस्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट है बायोम वर्ड को फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट के वर्क से अर्ली 20th सेंचुरी में इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलर किया गया है। बायोम टर्म का यूज़ लार्ज इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हुआ है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बायोम। बायोम की फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली क्लाइमेट, सॉइल, ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, वाटर अवेलेबिलिटी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट करती है। जैसे रेनफॉल बायोम का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
और टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकता है। लैटीट्यूड के साथ टेम्परेचर और सनलाइट की अवेलेबिलिटी चेंज होती है। सॉइल की फर्टिलिटी, मॉइस्चर, मिनरल और टेक्सचर वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर एसेंशियल है। जहाँ वाटर ईजिली अवेलेबल होता है वहाँ वेजिटेशन जनरली मोर एबंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल वेटलैंड में वाटर लविंग प्लांट्स ग्रो करते हैं, वाइल्ड डेजर्ट्स में वाटर स्कार्सिटी के अकॉर्डिंग प्लांट अडेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टीट्यूड यानी सी लेवल से हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होती है, इसीलिए माउंटेन रीजन्स में डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट वेजिटेशन मिलती है। अब है स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लांट की ग्रोथ, एवापोरेशन और सीड डिस्पर्सल को अफेक्ट कर सकती है। माउंटेन और कोस्टल एरियाज में विंड का इफेक्ट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इतना एग्जाम्पल इसके लिए भी काफ़ी होगा आई थिंक। नेक्स्ट है ऑर्टिकोलॉजी। इकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ या एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप का डिटेल्ड स्टडी किया जाता है। इसमें हम एक स्पीसीज़ को फोकस करके देखते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, फूड, लाइट, अदर ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मतलब इकोलॉजी जो है इज़ द स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। अगर हम सिर्फ टाइगर को स्टडी करें तो उसका हैबिटेट, फूड, बिहेवियर, बॉडी अडेप्टेशंस और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप्स, देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्टिकोलॉजी में सिर्फ एक ही जानवर या एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादातर पता किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब कुछ टाइप्स है ऑर्टिकोलॉजी के। तो ऑर्टिकोलॉजी को स्पीसीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पर स्टडी किया जाता है। फर्स्ट है हैबिटेट ऑर्टिकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल ऑर्टिकोलॉजी, बिहेवियरल ऑर्टिकोलॉजी, इवोल्यूशनरी ऑर्टिकोलॉजी। हैबिटेट ऑर्टिकोलॉजी में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के हैबिटेट और उस हैबिटेट के इन्वायरमेंटल कंडीशन का स्टडी किया जाता है। इसमें क्वेश्चन होता है स्पीसीज़ कहाँ रहती है, उसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, उसको कितना वाटर चाहिए, किस टाइप की सॉइल या वेजिटेशन स्विचेबल है, वो किस टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करती है, हैबिटेट चेंज होने पर स्पीसीज़ पर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल टाइगर को स्टडी करते हुए हम देखें कि टाइगर फॉरेस्ट में क्यों रहता है, उसको लार्ज टेरिटरी, वाटर प्रे और स्विचेबल शेल्टर क्यों चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल ऑर्टिकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल ऑर्टिकोलॉजी में एक स्पीसीज़ के बॉडी फंक्शंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बीच रिलेशनशिप का स्टडी होता है, यानी इन्वायरमेंट के चेंजेस स्पीसीज़ के बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें स्टडी हो सकता है टेम्परेचर टॉलरेंस, वाटर रिक्वायरमेंट, रिस्पायरेशन जैसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल कैमल को स्टडी करते वक्त हम देख सकते हैं कि वो डेजर्ट के हाई टेम्परेचर और वाटर स्कार्सिटी को बॉडी अडेप्टेशंस के थ्रू कैसे टॉलरेट करता है। फिजियोलॉजिकल ऑर्टिकोलॉजी का मतलब है इन्वायरमेंट का स्पीसीज़ के बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑर्टिकोलॉजी। बिहेवियरल ऑर्टिकोलॉजी में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बिहेवियर और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप का स्टडी होता है। इसमें देखा जाता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीसीज़ अपना बिहेवियर कैसे चेंज करती है। स्टडी में आते हैं फीडिंग बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर, नेस्टिंग, माइग्रेशन, टेरिटरी प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल बर्ड्स फूड और स्विचेबल वेदर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग माइग्रेशन कर सकते हैं या डियर प्रेडेटर्स से बचने के लिए अलर्ट बिहेवियर और ग्रुप लिविंग शो कर सकता है। तो बिहेवियरल ऑर्टिकोलॉजी स्पीसीज़ क्या करती है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्यों करती है ये देखा जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी ऑर्टिकोलॉजी। इवोल्यूशनरी ऑर्टिकोलॉजी में एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की इवोल्यूशन, अडेप्टेशन और इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का स्टडी होता है। इसमें हम देखते हैं स्पीसीज़ टाइम के साथ कैसे चेंज हुए, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा अडेप्टेशंस हुए, नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल रहा, स्पीसीज़ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करती है, डिफरेंट पॉपुलेशन में अडेप्टेशन कैसे डेवलप हुए,
फॉर एग्जाम्पल कैमल के डेजर्ट एडेप्टेशन जैसे वाटर लॉस को रिड्यूस करने की एबिलिटी, ब्रॉड फीट और डेजर्ट कंडीशन टॉलरेट करने को इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से स्टडी करना इवोल्यूशनरी ऑर्टिकोलॉजी का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशनरी ऑर्टिकोलॉजी जो है वो स्पीसीज टाइम के साथ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट हुए ये बताती है। अब नेक्स्ट है साइन इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या मल्टीपल स्पीसीज और उनके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। ऑर्टिकोलॉजी में हम एक स्पीसीज को स्टडी करते हैं, लेकिन साइन इकोलॉजी में हम मल्टीपल स्पीसीज टुगेदर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फॉरेस्ट में ट्रीज, डियर, टाइगर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया, सॉइल, वाटर और सनलाइट के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करें तो ये साइन इकोलॉजी का एग्जाम्पल है। ऑर्टिकोलॉजी एक स्पीसीज प्लस उसके एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। साइन इकोलॉजी में ग्रुप या कम्युनिटी ऑफ स्पीसीज प्लस उसके एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। साइन इकोलॉजी वर्ड ग्रीक रूट से बना है। साइन मतलब साथ में रहना, टुगेदर, ओइकस मतलब होम और लोगोस मतलब स्टडी, इसीलिए सिंपल मीनिंग में टुगेदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी। द टर्म साइन इकोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल स्क्रॉटर, स्विस बोटानिस्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब नेक्स्ट है साइन इकोलॉजी को मेनली 3 लेवल्स पर समझा जाता है। फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, सेकेंड है कम्युनिटी इकोलॉजी एंड थर्ड है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में जानते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन और उसके एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप का स्टडी किया जाता है। पॉपुलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो सेम एरिया में सेम टाइम पर रहता है और जनरली एक दूसरे से इंटरैक्ट या रिप्रोड्यूस कर सकता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या स्टडी होते हैं? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में डियर पॉपुलेशन को स्टडी करने कितने डियर हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, कितने यंग और एडल्ट डियर है, फूड एबिलिटी प्रोडक्ट पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है, टाइगर्स की प्रीडेशन डियर पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप्स और उनके इंटरैक्शन का स्टडी किया जाता है। एक कम्युनिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, फंगी, बैक्टीरिया एक्सेट्रा डिफरेंट पॉपुलेशन इंक्लूडेड हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट इंटरैक्शन है कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी में ट्रीज जो है वो इंसेक्ट का फूड, ठीक है, इंसेक्ट जो है वो बर्ड्स का फूड है। अब डियर जो है वो प्लांट्स खाते हैं। अब टाइगर डियर का प्रेडेटर है। फंगी या बैक्टीरिया डेड मैटर डिकम्पोज करते हैं। इन डिफरेंट स्पीसीज के रिलेशनशिप को स्टडी करना कम्युनिटी इकोलॉजी है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी इकोसिस्टम के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन का स्टडी करती है। इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि इन्वायरमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। बायोटिक, अबायोटिक, ठीक है, तो बायोटिक आप लोग जानते हैं लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक नॉन लिविंग। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या स्टडी होता है? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो वगैरह होता है, ठीक है। अब फूड चेन और फूड वेब होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, डिकम्पोजिशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।